सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, कल सोशल मीडिया पे एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी कि वहाँ पे ऐलान हो रहे थे कि फ़लाँ अहमदिया इबादत गाह पे पहुँचे, वहाँ इंतज़ामिया जो है वो अहमदियों के हक़ में बातचीत कर रही है। अब यहाँ पे ये समझ नहीं आती कि झूठ अगर कुछ बोलेंगे तो इंतज़ामिया अगर कहेगी कि जी आप झूठ बोल रहे हैं तो फिर भी हालात ख़राब हो जाते। चले कि पाकिस्तान हमारे ब्यूरो चीफ हैं वहाँ पे, उनसे पूछे सर ये बताइए कि अभी जो इत्तला हमारे पास आ रही है कि 3 अहमदियों को गिरफ्तार किया गया है और उन पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। अब क्या हालात है वहाँ पे पाकिस्तान में? जी बिल्कुल, ये जो वाकया हुआ था बागबानपुरा सेंटर में, तो वहां पर उसके बाद जब वो मवाद मिला था तो उसके बाद पुलिस जो है वो अफराद को, सारों को, जो ऊपर फैमिलीज थी उनको लेकर तो थाने चली गई थी। तो उसके बाद चंद अफराद जो फैमिलीज की खवातीन थी एमडी कम्युनिटी की, उनको रिहा कर दिया गया। लेकिन जो 3 अफराद थे उसमें एक है आमिर इरशाद, एक अजीजुर रहमान और एक शर्जील, उनके खिलाफ जो है वो उन्होंने जो एफआईआर वहां पे की है। और एफआईआर की जो मेन उसके अंदर उन्होंने बातचीत बताई गई है, जो एक वाकया उन्होंने अपने तौर पे बयान किया है कि जी हम जो एफआईआर का जो मतन है, जिसके यानी कि जिसको हम पढ़ के ये देख सकते हैं कि इसके अंदर उन्होंने क्या बात की है, तो वो बड़ा अजीब सा खेल था कि उनके जो मुद्दई है उन्होंने ये बात की है कि जी हम वहां से गुजर रहे थे तो हमें अजान की आवाज आ रही थी, और अजान की आवाज के बाद सुनने के फौरी बाद मैंने पुलिस को कॉल कर दी, और पुलिस को कॉल किया तो हम जब अंदर गए हैं तो वहां पर अजीजुर रहमान नामी शख्स खड़ा हुआ था जो ये कह रहा था कि ऊपर कुरान करीम का दर्स हो रहा है तो आप ऊपर आ जाएं, और लोग ऊपर बैठे हुए थे। तो फिर हमें इन लोगों ने सूरह निसा का दर्स भी दिया, और ये सारा वाकया एक बड़ी अजीब सी कहानी लेकर, तो उसके बाद उन्होंने इनके ऊपर 295 बी, 298 बी और 298 सी बजुर्म की एफआईआर काट के तो इनको अरेस्ट कर लिया। तो अभी वो पुलिस की कस्टडी में है। सर ये बताइए, ये जो दफा लगी है इनकी जमानत वगैरह हो जाती है या बड़ा मुश्किल काम है? जी ये जरा मुश्किल काम है, इतनी जल्दी तो नहीं होती। आगे भी हमारे दो जो इससे पहले भी 2 वाकयात हुए थे, उसके अंदर भी उन्होंने यही कोशिश की थी कि किसी न किसी तरीके से ऐसी दफात को शामिल किया जाए इन वाकयात के अंदर कि इनकी जमानत ना हो सके। तो अब भी जो ये अफराद है इनके ऊपर जो दफात लगाई गई है, इनके अंदर जो एक दफा है वो ऐसी है कि जो बेल में नहीं है। लेकिन बहरहाल क्योंकि ये एक कानून के अंदर कुछ वाकयात ऐसे होते हैं जिसके अंदर से कुछ रहनुमाई मिल सकती है, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ से जो वकला हजरात हैं वो जो पॉइंट उठाकर उसकी बेल की कोशिश करते हैं। तो ये अब सारी बात वकला के ऊपर मुनहसर है कि वो कितनी जल्दी किस तरीके से उसकी बेल ले सकते हैं। आपके इल्म में है कि कितने लोग इस वक्त जेलों में या जिनके ऊपर ये दफा लगी हुई है? ये तकरीबन 2 अफराद पहले थे और 3 अब ये हो गया, टोटल 5 अफराद हैं जिनके ऊपर ये जो इसी दफात के जेर असर जो है वो जेलों में है। अच्छा, ये जो एफआईआर काटी गई है तो ये लोग वहां से गुजर रहे थे तो इनको अजान की आवाज आ गई, तो अजानें तो बंद नहीं की हुई अहमदियों की पाकिस्तान में? जी बिल्कुल यही बात है, जहाँ पर ये अहमदिया कम्युनिटी की इबादत गाह बनी हुई है उस गली में जो लोग रहते हैं और उसके साथ जो मरीकत लोग हैं, तो पुरानी एक इबादत गाह है उनकी, और उनके कॉल यहाँ पर पुलिस जो है वो बाकायदा ड्यूटी देती है, और उनके रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड इबादत गाह है। रजिस्टर से मुराद ये होती है कि वहाँ पर पुलिस की बाकायदा नफरी आती है, ड्यूटी लगती है, क्योंकि पुलिस का रिकॉर्ड में होती है। तो सबको इस बात का पता है कि ये अहमदियों की इबादत गाह है, और अहमदी ना ही अजान देते हैं, ना ही वो कोई ऐसा काम करते हैं, वो जब उनके ऊपर पाबंदियां लगी हुई है तो वो ये काम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि किस चीज का कोई ऐसा गवाह नहीं मौजूद नहीं है, क्योंकि एक मुद्दई पर ये क्लेम किया है और ये सारा एक प्री प्लान एक वाकया को बनाकर लिखा गया है वकला के साथ मिलकर कि हम इस तरह का एक वाकया बनाएंगे, और इस तरह करके पुलिस को साथ लेकर पुलिस पर प्रेशर बनाकर वहां पर जाकर उनको बयान करने के, और आपको उनका मेन मकसद ये होता है कि जो इनकी अहमदिया कम्युनिटी की इबादत गाह है उसको सील कर दिया जाए, और ये जो जगह है उसको लॉक कर दिया जाए, और इन पर ऐसे इल्जाम लगाए जाए कि जी इन लोगों ने ये जुर्म किया। हालांकि अहमदिया कम्युनिटी के जो अफराद है, जब उनसे इस मामले में बातचीत की गई तो उनको कहा कि सबको पता है कि हमारी तो अजान बंद है, हम किसी को अजान देते नहीं है, ना हम जो सबके सामने जो है कोई ऐसी चीज कैरी करते हैं, जो हमारी कुतुब है, जो कुरान करीम है, जो बाकी चीजें हैं, सब पर पाबंदी है। तो हम तो वो काम करते ही नहीं है जिसके ऊपर हमें पाबंद किया गया। लेकिन फिर भी ये लोग झूठ पर इल्जाम लगाकर
वाकयात की बुनियाद पर चीज बनाकर अब ये जो वाकया हुआ है तो उन्होंने इस बात को जाहिर किया है कि ये जो मवाद मिला है ये एक घर से मिला है। कोई शख्स अपने घर के अंदर कोई भी किताब कोई भी चीज रख सकता है, पढ़ सकता है, देख सकता है, उसका उसकी इबादत गाह से कोई तलक नहीं है। सिर्फ एक वजूहात है जिसकी वजह से ये सारा वाकया हुआ है कि वो जो घर था जहां से ये सब कुछ मिला है वो उस इबादत गाह के साथ मुल्हिका थी, उसका दरवाजा उस जगह पे खुलता था। बाकी इसका मतलब तो ये हो सकता है कि कोई शख्स अपने घर के अंदर बैठ के किताब नहीं पढ़ सकता, वो अपने घर में चारदीवारी के अंदर आजाद है। पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि हर शहरी जो है वो पाकिस्तान के कानून और आर्टिकल के मुताबिक अपने अपने कानून के दायरे के अंदर अपने अपनी SOPs के अंदर इबादत भी कर सकता है और जो उसका तरीकाकार है वो उसको अपना सकता है। लेकिन ये तो बात नहीं है कि आप अपने घर के अंदर किताब रख के बैठे हैं तो आपको इसलिए जुर्म सजा दी जाए कि आपने तौहीन की है। जो दफात लगी हुई है ये बिल्कुल सरासर जो देखा जाए तो गलत है। लेकिन पुलिस ने प्रेशर में आके ये सारा कुछ लिखा है क्योंकि पाकिस्तान में एक मजहबी मुनाफरत पाई जाती है और आए रोज ये जो अहमदिया कम्युनिटी के अफराद हैं इनके ऊपर बार बार ये जो वाकयात हो रहे हैं, कब्रिस्तान के कस्बे तोड़े जा रहे हैं, कब्रिस्तान के कस्बों के ऊपर स्याही फेरी जा रही है, मसाजिद के महराब कराए जा रहे हैं। तो इस वक्त जो पाकिस्तान में मजहबी इंतहा पसंदी है वो बहुत ज्यादा अरूज पर है और उसकी वजह से ये जो वाकया था इसमें बहुत ज्यादा तेजी आ गई है और पुलिस जो है वो इस मुल्लाइज्म के साथ खड़ी होती है। बहुत शुक्रिया सर। नहीं, झूठी FIR। हमारा मुल्क एक ऐसा ज़बरदस्त मुल्क है कि वहाँ पे आप जाके FIR कटवा दें और झूठ बोलने बाद में 10 साल तक लोग जेलों में पड़े रहते हैं। और वो ईसाई औरत जो आप सब केले में है, सलमान तसीर अली, उसके बाद गवाह नहीं मिले थे, गवाहों का पता ही नहीं था किधर चले गए, कहाँ गर्क हो गए, बाद में आई नहीं। वो बेचारी 10 साल तक जेल में पड़ी रही। सलमान तसीर को भी उसी वजह से कत्ल कर दिया गया। और जहाँ तक अजान की बात है, अब यहाँ पे एक हैरानगी की बात है कि बाहर पुलिस खड़ी है और उनको अजान की आवाज़ नहीं आ रही। पुलिस ड्यूटी पे जो होती है उनको अजान की आवाज़ नहीं आ रही। शायद वो ऐसे लोग वहाँ पे हों जो बहरे हों, तो जो पास से गुजरा उसे अजान की आवाज़ आ। और पुलिस वाले जो FIR दर्ज कर रहे हैं वो FIR दर्ज करने से पहले जो पुलिस वाले वहाँ पे ड्यूटी पे होते हैं उनसे तो पूछे कि यहाँ पे अजान की आवाज़ आती, यहाँ पे कभी आपने सुनी? क्योंकि पाकिस्तान में जो अहमदी हैं उनकी अजानें काफ़ी अरसे से बंद हैं और आप सबके इल्म में है कि ये ज़िया-उल-हक के दौर से जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ था उस वक़्त से काफ़ी जो चीज़ें हैं उन पर पाबंदी, मुख्तलिफ जगह पे बॉयकॉट भी किए हुए हैं। लोग उनके साथ तल्लुकात भी नहीं रखना चाहते, लोग आना भी नहीं चाहते, जाना भी नहीं चाहते, सब कुछ। लेकिन शरारत का कोई मौका भी नहीं जाने देते कि किसी न किसी बहाने से शरारत की जाती है और माहौल को ख़राब किया जाता है। खुद तो कोई इबादत करता नहीं, खुद तो इबादत के लिए टाइम नहीं है। यही अगर टाइम जो फितना फसाद के लिए निकाला जाता है, अगर इबादत के लिए निकाला जाए, अगर लोगों के लिए आसानी पैदा करने के लिए निकाला जाए तो हालात और होंगे। पाकिस्तान इस वक्त जिस दौर से गुजर रहा है वो आप सबके सामने, और मजहबी तौर पर जिस तरह के हालात वहाँ पे बना दिए गए, अगर वहाँ पे आप देख लें तो कोई भी बंदा जो है वो महफूज नहीं। पहले तो मैं हर प्रोग्राम में इसलिए कहता हूँ कि पहले तो ये सिर्फ अहमदियों के लिए थे, अब दूसरे लोग भी महफूज नहीं है। सवात वाक़या, ये कराची, मीरपुर, ये सब वाक़या, तो इसमें इजाफा हो रहा है क्योंकि इस तरफ ध्यान किसी का नहीं जा रहा। कल मुझे कोई साहब कह रहे थे कि ये गवर्नमेंट क्या कर रही है। मैं गवर्नमेंट को अपना स्यापा पड़ा हुआ है, वो क्या करेगी? वो भी इसी काम में लगी हुई है। जिस तरह ये झूठी FIR काट रहे हैं, वो झूठी तरमीम कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं किसी को क्या करना, किधर जाना, किस तरह हमारे इलाज जा रहे हैं। और वहाँ पे बेचैनी इतनी ज़्यादा है कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि लोग कितने परेशान। मतलब जिन लोगों के ऊपर भी इस तरह की FIR काटी जाती है, उनकी फैमिली, उनके बच्चे जो भी हैं वो इतने मुतासर होते हैं, खुद भी जेलों में उन्हें ऐसी जगह पे रखा जाता है जहाँ पे दूसरे लोग होते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर पता चल जाए फिर जेलों में भी हालात ख़राब हो जाते हैं। तो गलत काम जो FIR के ज़रिए शुरू होता है उससे कितने लोगों को तकलीफ़ पहुँचती है, कितना इंसानियत पे जुल्म होता है, अखलाकियात का जनाजा निकलता है। ये मेरा ख्याल आप समझ चुके होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।
आज आपके साथ एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। वो ये है कि नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल जो हमारा यूट्यूब चैनल है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें। 1 लाख के करीब जो सब्सक्राइबर है वो होने वाले हैं और इसमें आपके तावन की ज़रूरत है। जब 1 लाख हो जाएंगे तो नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल को सिल्वर कार्ड मिलेगा। और आपके तो इल्म में है कि हमारे प्रोग्राम सच पर और हकीकत पर होते हैं। आपको मुख्तलिफ ममालिक की इंफॉर्मेशन भी दी जाती है। तो जुड़े रहे मेरे साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। जैसा कि आप सबको पता चल चुका है, रात इसराइल के ऊपर हमला किया है ईरान ने, और ये भी इतला मिल रही है कि इसराइल भी जवाबी कार्रवाई करेगा। और इस वक्त पूरे यूरोप, पूरी दुनिया, अमेरिका, हर जगह पे खलबली मची हुई है। कितना नुकसान हुआ अभी तक तो किसी को पता नहीं। हमारे साथ खान साहब हैं, इरफान अहमद खान साहब, उनसे पूछेंगे कि क्या वाकई ये तीसरी आलमी जंग की तरफ हालात जा रहे हैं। खान साहब, ये जो हमला हुआ है इसराइल के ऊपर, ईरान ने कहा कि ये हमारे सुप्रीम लीडर को मारना चाहते थे और हमारा जो एटमी प्लांट है उसे तबाह करना चाहते थे और इसी वजह से हमने इनके ऊपर हमला किया। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखें, जो हजरत नसरुल्लाह का बदला लेना था ईरान ने, इससे पहले वो इस्माइल हानिया को मार दिया था। उस वक्त भी ईरान ने कहा था कि हम इसका बदला लेंगे और अनकरीब लेंगे, और लेकिन उसके चंद दिनों के बाद खामोशी छा गई। और अब ये दूसरा उसने बड़ा इकदाम उठा दिया है इसराइल ने कि हसन नसरुल्लाह को मार दिया। तो उसके ऊपर जाहिर कि इसकी पूरी सपोर्ट जो थी ईरान को हासिल थी, हसन नसरुल्लाह को। ये 40 ईरान की सपोर्ट पे रहा था, वरना इनके पास तो कोई ऐसी ताकत है नहीं हिजबुल्लाह के पास। तो उसका बदला लेने के लिए जाहिर है कि ईरान ने कुछ ना कुछ तो शो करना था कि भाई हाँ, हम भी मैदान में, और हमारे साथ ज्यादती होगी तो हम उसका जवाब देंगे। ये हमला भी उसने, ईरान ने बाकायदा इतला देकर किया है। अमेरिका को इतला दी गई है कि हाँ, हम अब ये हमला करने लगे हैं, इसलिए कि ईरान के वजीर खारजा ने जब आखिरी रॉकेट बरसा लिए हैं उसके बाद बाकायदा ऐलान किया है कि हमारी तरफ से हमला अब खत्म है। इसका मतलब हम मजीद इसको आगे टूर नहीं देना चाहते। हमने एक बदला लेना था, वो ले लिया। प्रेस में ये आ गया उस वक्त के जी सैकड़ों रॉकेट फायर कर दिए गए और बड़ी तबाही मच गई, और ये हो गया वो हो गया। अब जो मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया जिसमें जर्मनी भी शामिल है, वो ये दे रहा है कि 180 रॉकेट जो है वो फायर किए गए और 180 रॉकेट से कोई नुकसान नहीं पहुंचा कहीं भी। इसलिए उन इलाकों पे गिराए गए हैं जहां से कि कोई आबादी नहीं थी या कोई नुकसान का अंदेशा नहीं था। ये सही बात है कि अमेरिका ने, क्योंकि उसको पहले इन्फॉर्म कर दिया था, उसके बहरी जहाजों ने जो उस एरिया में फिर रहे हैं उन्होंने भी रोके हैं रॉकेट वगैरह, मिसाइल, और जो इसराइल के बॉर्डर्स पे इनके सिस्टम लगे हुए हैं या उर्दन के अंदर जो अमेरिका के सिस्टम लगे हुए हैं, उन्होंने इनको रोका है मिसाइल्स को, या इनकी डायरेक्शन बदली है जिससे यह है कि इनको ज्यादा नुकसान नहीं कर सके। ईरान का दावा यह है कि वो 2-3 फौजी अड्डे बताते हैं कि हमने उनको निशाना बनाया है। वहां नुकसान क्या हुआ है ये ईरान भी नहीं कहता, और जो इंटरनेशनल प्रेस मीडिया कह रहा है वो ये कह रहा है कि नुकसान कहीं भी कुछ नहीं हुआ इन राख्तों के साथ। हर जगह जो है वो उनकी सेफ रही है, कोई मतलब जानी नुकसान नहीं हुआ, सिवाय इसके कि हाँ, जहाँ रॉकेट गिरने में कामयाब हुए वहां को थोड़ी बहुत, लेकिन कोई इंस्टॉलेशन जो है मिलिट्री की वो तबाह करने में वो कामयाब नहीं हुई। और ना ही मुझे लगता है कि इनका ये इरादा था, ये सिर्फ अपना बदला लेना चाहते थे। इसलिए देखें कि हालात दुनिया के जिस किस्म के हैं। आप इस छोटे से हमले के बाद भी बरतानिया ने भी कहा है इसराइल के साथ खड़े हुए हैं, ईरान ने भी कहा है हम इसराइल के साथ खड़े हुए हैं, अमेरिका तो है ही है, उसने भी ऐलान किया कि हम अगर जंग हुई तो हम इसराइल के साथ खड़े हुए हैं। एक वाहिद फ्रांस है जिसने जंगबंदी की बात की है, वरना बाकी सारा मगरबी दुनिया जो है इसराइल के पीछे खड़ी हुई है। और ईरान के साथ कौन है? ईरान एक कमजोर मुल्क है, अपने मतलब जो मुसलमानों की आबादी है शिया और सुन्नी, उन दो में वाज़े बटे हुए, और शियों की मदद सुन्नी उस तरह नहीं करते जिस तरह मगरबी दुनिया जो है वो इसराइल की मदद करती है।
ये तो जरूर है कि बयान शायद जरूर दे देते हैं, बयानबाजी खूब चलती है इन मामलों में कि ईरान पे हमला हुआ तो हम साथ देंगे या हम फलस्तीनियों के साथ हैं। ईरान की तो बात कोई नहीं करता, फलस्तीनियों की बात करते हैं वो यकीनन। लेकिन ये हमला जो ईरान पर होगा वो ईरान को अकेला लड़ना पड़ेगा। जो शिया स्टेट्स हैं मुसलमानों की, इराक है या शाम है, वो पहले ही जमीन से लगे हुए हैं, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कोई इनकी मदद कर सके ईरान। इसलिए ईरान को ये पता है कि अगर जंग हुई तो उसने अकेले लड़ना है। इसलिए मैं समझता हूँ कि वो ज्यादा से ज्यादा अवॉइड ही करेगा कि इन हालात में जंग ना हो, तो जबकि उसकी मईशत बिल्कुल ही बैठी हुई है। हालात वहां पे अंदरूनी हालात जो दुनिया बताती है वो ऐसे नहीं है कि वो किसी जंग को बर्दाश्त कर सके। इसलिए जंग होती हुई तो मैं नहीं देखता। हाँ, जो फलस्तीन के साथ ज्यादती कर रहा है उसमें फलस्तीनियों की मदद में ईरान बहुत ज्यादा आगे है। लेकिन जो हिजबुल्लाह वाली साइड है, जो लेबनान के साथ ईरान पर हमले, इसराइल पर हमले किए जा रहे हैं, टारगेट बरसाए जा रहे हैं, वो उन्होंने कोशिश की है कि ये ना इस जंग में इन्वॉल्व हो। लेकिन वहां से क्योंकि मुसलसल लागत गिर रहे थे इसलिए ईरान ने कदम उठाया है, और ईरान को कदम उठाने में किसी पेशकदमी में किसी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा। कहने को तो हिजबुल्लाह की हजारों के अंदर उन्होंने कहते हैं हमारे मुजाहिदीन जो है वो हजारों में है, लेकिन यह है कि वहां कहीं भी उसको किसी ने रोका नहीं। जिस तरफ साउथ लेबनान में उसने आगे जाने की कोशिश की है उसको कहीं मज़ामत का सामना नहीं करना पड़ा, आराम के साथ उसने उन इलाकों पे कब्जे कर लिए। इसलिए ईरान को यकीनन इस वक्त धक्का लगा है, इसलिए कि वो उस एरिया के अंदर डिपेंड करता है हिजबुल्लाह के ऊपर, और हिजबुल्लाह को ईरान ने ये फैसला कर लिया को उसी तरह कमजोर करना है जिस तरह को उसने फलस्तीन की बाकी तंजीमों को कर दिया हुआ है। इसलिए बज़ाहिर हालात यही है कि मैं नहीं देखता कि इस वक्त जब तक के इंतखाबात नहीं हो जाते ईरान के अंदर, इसमें अमेरिका किसी जंग की हौसला अफजाई करेगा। खान साहब, कल जो इसराइल के वजीर आज़म है उसने तकरीर की और ईरानी कौम को कहा कि हम आपको आज़ाद करवाएंगे, और फिर आपको ये भी पता कि रूस के सदर का दौरा भी ईरान का था। तो इससे आप देखते हैं कि ईरानी कौम में कोई तब्दीली आएगी इसकी तकरीर से? देखें, ईरान के अंदर एक बड़ी आवाज मौजूद है जो मौजूदा रजीम से तंग आएगी, जो इतनी लंबी पाबंदियों से जो दुनिया ने, यूरोप में मगरबी दुनिया ने लगाई हुई है उसके ऊपर, जिसके असरात वो सर्वाइव कर रहा है अपने तेल के ऊपर। वो बाद ऐसे ममालिक को तेल बेच देता है और उनके बदले जो है उनसे रकम की बजाय एजनास ले लेता है, जिससे जिंदगी वहां चल रही है ईरान के अंदर। लेकिन यह है कि वहां पे लोग अब चाहते हैं, ऐसी बड़ी आवाज जो है, एक मजबूत आवाज मौजूद है जो ईरान में चाहती है कि हुकूमत तब्दील हो, इन मुल्लाओं से जान छूटे। और मगरबी दुनिया में जो रहने वाले ईरानी है वो भी यही चाहते हैं, और वो तो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं उसको। तो इसलिए उस बात को तकवीयत देने के लिए, क्योंकि मगरबी दुनिया चाहती है कि ईरान के अंदर अब हुकूमत बदल दी जाए, इसलिए वो इस किस्म की बातें तकरीरों में भी कर जा रही हैं, और बाकी दुनिया भी इशारे देती रहती है कि हम ईरान के रजीम से जान छुड़ाना चाहते हैं। तो ईरान में से जाहिर है वो अपनी बात को मजबूत करने के लिए ईरान के अंदर से उनको सपोर्ट चाहिए, उसके लिए वो कोशिशें कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं कामयाब हो जाएंगे। हाँ सर, एक बड़ा इस वक्त जो सवाल है, क्या इसराइल भी कोई दोबारा वापस हमला करेगा? ये भी कहा जा रहा है कि शायद वो खतरनाक हमला करने के लिए तैयारी कर रहा है इसराइल। देखें, ईरान ने अगर इसराइल को जंग लड़नी पड़ी तो उसने अकेले नहीं लड़े, उसके साथ अमेरिका के साथ मिलकर लड़े। और मैं नहीं समझता कि इस वक्त ऐसे कोई हालात हैं अमेरिकन इंतखाबात की वजह से कि वो किसी जंग में अमेरिका उसकी हौसला अफजाई करेगा कि आप कहीं पे जंग छेड़ दें। क्योंकि जब जंग छिड़ जाती है तो फिर खाली ईरान की जंग नहीं रहेगी, कोई पता नहीं कि रशिया इससे फायदा उठा ले। तमाम दुनिया खित्ते के हालात देखने पड़ते हैं ना, इसलिए जब जंग के शोले भड़के तो फिर वो इधर उधर के लोग बीच में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसको इम्कान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए मौजूदा सूरत हाल के अंदर मौजूदा जो हालात है उसमें अमेरिका किसी नई जंग को शुरू करने की फेवर में नहीं होगा।
हाँ साहब, इसराइल लेबनान तक कब्जा करेगा या इससे आगे भी करता जाएगा? ये इतला भी है कि अरब कई ममालिक को वो अपने कंट्रोल में कर लेगा। देखें, जहां जहां उसका बॉर्डर लगता है उसके साथ जो सरहदी इलाके हैं उसमें वो बफर जोन बनाना चाहता है, उसका उसने बाकायदा ऐलान कर दिया हुआ है। तो ये नहीं कि वो कोई अचानक हमले कर रहा है, उसने बाकायदा कहा है तो जहां से हम अपने आप को सेव करने के लिए हम जो अरब इलाके जिनके साथ उनके बॉर्डर मिलते हैं उनके अंदर वो बफर जोन बनाएगा, और या तो ये की तरह खामोश हो जाओ, और अगर वहां कहीं से भी उनको ये धनक पड़ जाए कि हाँ ये इनकी मदद करी जा रही है फलस्तीनियों की, या फलस्तीन के नाम पे हमारे पर हमले किए जा रहे हैं, हम पर आकर फंसाए जाते हैं, तो वो फिर उनको सेव करने के लिए वो उन इलाकों को जरूर अपने कब्जे में लेगा। ये उसने ऐलान कर दिया हुआ। रशिया के सदर ईरान गए थे और रशिया जो है वो ईरान के साथ है। कोई आप देख रहे हैं कि ऐसे हालात होंगे कि ये जंग जो है रशिया ईरान की मदद करे और आगे बढ़ सके? देखें, जब मजबूरी बन जाती है तब इन मामला में मदद की जाती है। ना तो रशिया ईरान की इस तरह खुलकर मदद करेगा तो वो सोचा है कि तुम पहल करो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसी कैफियत नहीं होगी। और ना ही ईरान जो है वो रशिया को इस तरह मदद करने में राजी होगा और उसको कहीं उसकी जरूरत पड़ेगी। हाँ, अगर जब जंग छिड़ जाए, फिर जब इत्तेहादी बन जाते हैं आप दो तरफ के, ये आपस में बात हमारे का आपस में इत्तेहाद कर लेते हैं, उनका हिस्सा बन के तो जंग में हिस्सा ले लेते तो यकीनन ऐसा मौका अगर पैदा हो गया तो उसको मजबूरी बन जाती है। वरना मैं नहीं समझता कि रूस कभी किसी मुसलमान मुल्क की फेवर में आके तो वो लड़ाई में उनकी तरफ से हिस्सा लेगा, जो उनको पार्ट बन के उनका एक लड़ाई के अंदर वो शामिल हो जाएगा। ऐसा इनकार रशिया से मैं भी कम से कम उम्मीद रखता। तुर्की के ऊपर भी नजर है इसराइल की, तुर्की की तरफ से भी ये आ रहा है कि हमारे ऊपर भी हमला होगा आने वाले दिनों में। तुर्की में भी जंग का कोई इस तरह का खदशा है? देखिए, तुर्की वो आज बोल कर जैसे सबसे पहले इसराइल के साथ अपने तल्लुकात दुरुस्त किए, और इसराइल के साथ आज भी उनकी तजारत बाकी मुसलमानों की निस्बत ज्यादा है। अरबों को अब ध्यान आया ना, अब आके अमेरिकन प्रेशर में आके उन्होंने ईरान के साथ, तुर्की का तो कब से जो है तजारतें वगैरह आना जाना फ्री है, वीजे नहीं है। ईसाई से बड़ी तो टूरिस्ट है वहां आता है, टर्की आता है, टर्की वाले वहां जाते हैं। तो इसलिए टर्की के साथ मैं नहीं समझता कि ईरान इस हद तक जाएगा। ये वाहिद हुक्मरान था तैयब अर्दगान जिसने तुर्की के साथ थोड़े बहुत रिलेशनशिप को एक महदूद कर दिया, वरना इससे पहले तो टर्की और इसराइल के साथ बड़े भाईचारे वाले वो थे। और अब भी जो भी अरब मुल्क या इस्तेमाल करना चाहता है, जो छोटा मुल्क तो मुसलमान मुल्क, तो वो टर्की का ही सहारा लेता है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान ने भी जब रियाद वो अपने मुशर्रफ के ज़माने में ईरान के साथ इसराइल के साथ तल्लुकात कायम करने की शुरू किए थे अमेरिकन प्रेशर में आके, तो उसमें भी उन्होंने तुर्की के ही किसी शहर के अंदर जो खुर्शीद महमूद कसूरी वज़ीर ख़ारजा थे पाकिस्तान के, उन्होंने इनसे मुलाकात की थी इसराइल के वज़ीर ख़ारजा, इसराइल की वज़ारत ख़ारजा के अफसरों से। तो इसलिए ये एक मुसलमानों और उनके दरमियान एक अब उस अरबों के साथ तल्लुकात उनको हो गए, वरना पहले सारे ही टर्की को ही इस्तेमाल करते थे इसराइल से बातचीत के लिए। इसलिए ये दरवाजा जो है ये खुला रहेगा, और मैं नहीं समझता कि इसराइल कभी टर्की इस हद तक आगे बढ़ जाएगा कि ईरान के साथ इसराइल के साथ तल्लुकात को दुश्मनी में बदल ले। बहुत शुक्रिया खान साहब। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इसराइल ने जो तकरीर की, जब आप ये पाकिस्तान में भी ऐसे ही चल रहा है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, जब आप की अवाम आपके ख़िलाफ़ हो जाती है और फिर दूसरे ममालिक के जो लोग होते हैं, जो सरबराह होते हैं, जिस तरह इसराइल के वज़ीर आज़म ने ईरानी कौम को मुखातब होकर कहा कि हम आपको आज़ाद करवाएंगे और आप बड़ी तकलीफ़ की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और फिर अवाम में ज़ाहिर है हमारे मुसलमानों में गद्दारों की कमी नहीं है, वो फिर उनके साथ मिल जाते हैं। इसी तरह जो मुल्क भी टूट जाते हैं, जो मिल जाते हैं उनका भी बुरा असर होता है। वजह उसकी यही है कि अपने हुक्मरान जब जालिम होते हैं वो अवाम के लिए बेहतर फैसले नहीं करते, सिर्फ अपने लिए बेहतर फैसले कर, जिस तरह आज का पाकिस्तान में हो रहा है।
तो अवाम के बगैर आप कोई जंग नहीं जीत सकते, ये मैं आपको बता दूं। आपके पास कितनी भी फौज है, अगर अवाम आपके हक में नहीं है, अवाम आपसे नफरत करना शुरू कर दे, तो मामला तो और हो जाते। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ। अभी पाकिस्तान से हमारे ब्यूरो चीफ होंगे अगले प्रोग्राम में, वहाँ पे मजहबी नफरत की वजह से कई ऐसे मामला हैं जिस पर बातचीत करेंगे।